हेलो एवरीवन, दिस इज सीए सतीश सुरेखा और आज का हमारा ये वीडियो रेलेवेंट है फॉर ऑल द सीए, सीएमए, इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल स्टूडेंट्स बिकॉज द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू रिवाइज टुडे इज कारो 2020। आप कोई भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, 100% यहां से 8 मार्क्स का क्वेश्चन गारंटीड है, पक्का आएगा 100% आने वाला है। एक बार भी अगर आपका कारो 2020 पढ़ा हुआ है तो ये वीडियो बहुत जबरदस्त काम आने वाला आपके। तो लेकर प्रभु का नाम, लेट्स स्टार्ट रिवाइजिंग कारो 2020। तो पहले हम लोग थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि सबसे पहले आया था आपका मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर्स कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 1988, देन कारो 2003, 2004, 2015, 2016 एंड फाइनली वी आर स्टडीइंग कारो 2020। तो सवाल यह उठता है कि है क्या ये कारो 2020 है क्या? तो मेन ऑडिट रिपोर्ट के साथ दो एनेक्स्चर जुड़ते हैं। पहला एनेक्स्चर होता है रिपोर्ट ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स और दूसरा एनेक्स्चर होता है कारो 2020। अब एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर एनुअल रिपोर्ट में, हर ऑडिट रिपोर्ट में आपको यही दिखेगा कि एनेक्स्चर ए ही आपका है रिपोर्ट ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स और एनेक्स्चर बी ही है आपका कारो 2020। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, ये वाइसी वर्सा भी हो सकता है। सो व्हाट इज कारो? कारो इज एन एनेक्स्चर टू ऑडिट रिपोर्ट। इट इज एन एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट which is required to be done by the auditor because as per section 143 subsection 11 of the Companies Act 2013 सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑडिटर पर एक एडिशनल रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑडिटर को कहा कि ऐसे तो आप काफी चीजों पर रिपोर्ट करते ही हो, थोड़ा इन 21 मैटर्स पर भी रिपोर्ट कर देना। एक्चुअली कारो में 21 क्लॉजेज है, उन 21 मैटर्स पर ही ऑडिटर क्या करता है? रिपोर्टिंग करता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली कंटेंट क्या है इस चैप्टर का? यहां पर कुल मिलाकर 4 पैराग्राफ है। पहला पैरा है जो डील करता है कंपनीज दैट आर कवर्ड बाय दिस ऑर्डर एंड कंपनीज दैट आर नॉट कवर्ड बाय द ऑर्डर। पैरा 2 है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द ऑर्डर। देन पैरा 3 है मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड फाइनली अपने पैरा 4 समझेंगे जो है आपका रीजंस टू बी स्टेटेड फॉर अनफेवरेबल और क्वालिफाइड आंसर्स। बस ये 4 पैरा ही पढ़ना है अपने को। तो पहले अपने पैरा 2 देखते हैं। पैरा 2 में देखिए 2 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 के जो भी एनुअल रिपोर्ट्स होंगे उसमें कारो का एनेक्स्चर जाता है, कारो 2020 का एनेक्स्चर जाएगा। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 21-22 से पहले जितने भी एनुअल रिपोर्ट्स होंगे उसमें कारो 2020 का एनेक्स्चर नहीं रहता है, उसमें कारो 2016 का एनेक्स्चर रहेगा। यह आपका पहला पॉइंट है पैरा 2 का। दूसरा क्या बोला जाता है कि अगर कोई ग्रुप कंपनी का केस है तो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। तो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में क्या होगा? आपका मेन ऑडिट रिपोर्ट रहेगा, प्लस उसमें रिपोर्ट ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स रहेगा, प्लस उसमें एनेक्स्चर ऑन कारो भी रहेगा। लेकिन जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बात आता है तो वहां पर मेन ऑडिट रिपोर्ट रहेगा, एनेक्स्चर ए रहेगा, दैट इज रिपोर्ट ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स रहेगा, लेकिन एनेक्स्चर बी नहीं रहेगा। कहने का मतलब यह हो गया कि स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में कारो का एनेक्स्चर जाता है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में कारो का एनेक्स्चर नहीं जाता है। एक और बात सुन लो, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में आप 21 के 21 मैटर्स पर रिपोर्ट करते हो, लेकिन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में आप केवल और केवल 21वें मैटर पर रिपोर्ट करते हो। यहां पर आपका पैरा 2 खत्म हो गया। पैरा 2 के बाद हम लोग देखते हैं पैरा 1 जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें मैंने काफी सारे क्वेश्चन भी करवाए थे आप लोगों को। पैरा 1 डील करता है कंपनी दैट आर कवर्ड बाय द ऑर्डर एंड कंपनी दैट आर नॉट कवर्ड बाय द ऑर्डर। पहले अपने डिस्कस करते हैं कंपनी दैट आर कवर्ड बाय कारो 2020। Caro 2020 apply to each and every company including a foreign company defined under section 2 clause 42 of the Companies Act 2013। हर कंपनी पे लगता है, फॉरेन कंपनी पर भी लगेगा। अब एक बात को समझो, अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसके बहुत सारे ब्रांचेज है तो यहां पर प्रिंसिपल ऑडिटर भी होगा, यहां पर ब्रांच ऑडिटर भी होगा। तो प्रिंसिपल ऑडिटर को भी कारो का एनेक्स्चर लगाना है और ब्रांच ऑडिटर को भी कारो का एनेक्स्चर लगाना पड़ेगा। ठीक है ना? अब आता है सवाल कि कंपनी दैट आर नॉट कवर्ड बाय द ऑर्डर, थोड़ा ये बता दो। तो है सेक्शन 5C 4 285 262 8 4 कंडीशंस। सेक्शंस याद करो पहले, 5C 4 285 262 8 4 कंडीशंस। 5C मतलब हो गया 5C ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, मतलब बैंकिंग कंपनीज पे कारो नहीं लगता है। फिर है सेक्शन 4 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938, मतलब इंश्योरेंस कंपनीज पर भी कारो नहीं लगता है। देन 2 क्लॉज 85 ये हो गया स्मॉल कंपनी। अब स्मॉल कंपनी एक ऐसी प्राइवेट कंपनी होती है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ तक है और टर्नओवर उसका 20 करोड़ तक है। ये दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, तो स्मॉल कंपनी पर भी कारो अप्लाई नहीं करता है। 1% कंपनी पे कारो अप्लाई नहीं करेगा और सेक्शन 8 कंपनीज
उन पर भी कारो अप्लाई नहीं करता है। अब ये 4 कंडीशन का क्या चक्कर है, थोड़ा ये बताइए। देखिए, आमतौर पे प्राइवेट कंपनी पर कारो अप्लाई कर जाता है, लेकिन अगर कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो इन चारों के चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे तो उस पर कारो अप्लाई नहीं करेगा। वो 4 कंडीशंस क्या है, अपने एक एक करके बताते हैं। सबसे पहला, वो प्राइवेट कंपनी ना ही किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग कंपनी होनी चाहिए, ना ही सब्सिडरी कंपनी होनी चाहिए। दूसरा, उसका पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस दोनों मिला जुलाकर बैलेंस शीट डेट में 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पेड अप शेयर कैपिटल में आपका आ गया इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, और रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा, सारे के सारे रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, ये सब का सब ऐड होगा। माइनस आपको 3 चीजों को करना है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस नॉट रिटर्न ऑफ, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ, और पीएनएल का डेबिट बैलेंस। तो पेड अप शेयर कैपिटल में इक्विटी प्लस प्रेफरेंस आ गया, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आया, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, ये तीनों को ऐड कर दो। माइनस आपको 3 चीजों को करना है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ, पीएनएल का डेबिट बैलेंस, और क्या है आपका एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ठीक है, तो 2 कंडीशंस अपने डिस्कस किए। अब आ जाइए तीसरा कंडीशन, टोटल बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देखो, एक कंपनी काफी जगह से बोरोइंग्स करता है, लेकिन यहां पर स्पेसिफिकली बोल दिया गया है कि टोटल बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस साल में कभी भी 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चौथा कंडीशन यह है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस दोनों मिला जुलाकर साल में कभी भी 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का जो फिगर आएगा वो किस तरीके से आएगा, आपको माइनस कर देना है ट्रेड डिस्काउंट, माइनस कर देना सेल्स रिटर्न। मतलब आफ्टर गिविंग इनटू इफेक्ट सेल्स रिटर्न एंड आफ्टर गिविंग इनटू इफेक्ट ट्रेड डिस्काउंट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का फिगर आता है। तो यहां पर हमने ऑल 4 कंडीशंस को देखा। तो अब तक हम लोगों ने क्या समझा, हम लोगों ने पैरा 1 पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया, और हम लोगों ने पैरा 2 भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं पैरा 4। पैरा 4 का जो थीम है वो किस पे बेस्ड है, देखो कि एक ऑडिटर 2 टाइप का ओपिनियन देता है, एक देता है वो अनमॉडिफाइड ओपिनियन, और एक देता है वो मॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड ओपिनियन के 3 टाइप होते हैं, पहला होता है क्वालिफाइड ओपिनियन, दूसरा होता है एडवर्स ओपिनियन, और तीसरा होता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अब चक्कर यह है कि जब भी एक ऑडिटर अनमॉडिफाइड ओपिनियन देता है ना, तो उसमें उसको रीजंस देने का दरकार नहीं पड़ता है। कहने का मतलब यह हो गया कि उसे यह नहीं बताना पड़ेगा कि मैं किस लिए अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा हूं, लेकिन जब भी एक ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन देगा वहां पर उसे रीजन बताना पड़ेगा। इसी थीम पर आपका पैरा 4 बेस्ड है, जो क्या कहता है कि एक ऑडिटर पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है कि आप 21 के 21 मैटर्स पर रिपोर्ट करो। अब ऑडिटर को अगर कुछ गड़बड़ी दिखा, तो अगर वो बोलता है कि नहीं यार इस मैटर में कुछ ना कुछ हेर फेर है, तो उसको रीजन देना पड़ेगा। लेकिन अगर उस 21 मैटर्स में से कोई गड़बड़ी नहीं दिख रहा है, तो उसको रीजन देने का दरकार नहीं है। समझ में आ रहा है, मतलब उन 21 मैटर्स पर गड़बड़ दिख रहा है तो रीजन दो, उन 21 मैटर्स पर कोई गड़बड़ नहीं दिख रहा है तो कोई रीजन देने की दरकार नहीं है। यह है आपका पैरा 4। तो कुल मिलाकर 4 पैराग्राफ थे, पैरा 1 का रिवीजन हो गया, पैरा 2 का रिवीजन हो गया, और अपना पैरा 4 का रिवीजन भी कंप्लीट हो चुका है। अब अपने आते हैं पैरा 3 में, जिसमें 21 क्लॉजेज है और बहुत जबरदस्त इजी है ये, अननेसेसरी स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता है। अभी मैं बताऊंगा, फटाफट याद होगा आप लोगों को। ठीक है, देखिए फर्स्ट पैरा नहीं हो गया, फर्स्ट क्लॉज है अपना प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट्स। इसमें कुल मिलाकर अपने पास 5 सब क्लॉज है। सब क्लॉज ए का 2 पार्ट है। तो पहला सब क्लॉज डील करता है विद प्रॉपर रिकॉर्ड। अब प्रॉपर रिकॉर्ड आपको टेंजिबल एसेट का भी मेंटेन करना है और आपको इनटेंजिबल एसेट का भी मेंटेन करना है। यह बता दिया गया है टेंजिबल एसेट के रिगार्ड में प्रॉपर रिकॉर्ड्स क्या होता है, सिचुएशन एंड क्वांटिटेटिव डिटेल्स। तो अपना सब क्लॉज ए खत्म। फिर अपने आते हैं सब क्लॉज बी में। सब क्लॉज बी किस रिगार्ड में है, फिजिकल वेरिफिकेशन करना। तो फिजिकल वेरिफिकेशन रीजनेबल इंटरवल्स में होना चाहिए, और अगर कोई भी मटेरियल डिस्क्रिपेंसी है तो क्या वो प्रॉपर्ली डेल्ट हुआ कि नहीं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो सब क्लॉज ए खत्म, सब क्लॉज बी खत्म। फिर आ जाइए सब क्लॉज सी में, वो किस रिगार्ड में, टाइटल डीड। तो वेदर द टाइटल डीड्स आर रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी और नॉट, यहां पर एक्सेप्शन है लीज प्रॉपर्टी। फिर है सब क्लॉज 4, वो है विद रिगार्ड टू रीवैल्यूएशन। अब अपने ये बात जानते हैं कि रीवैल्यूएशन तो भैया टेंजिबल एसेट्स का भी हो सकता है और इनटेंजिबल एसेट्स का भी हो सकता है। तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर के थ्रू करवाना चाहिए, बिकॉज ऐसा सेक्शन 247 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है। और अगर चेंज 10% या फिर उससे ज्यादा है तो आप डिस्क्लोज कर दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। और आखिरी अपना सब क्लॉज ई, जो कि है विद रिगार्ड टू बेनामी प्रॉपर्टी, कि कंपनी अगर कोई बेनामी प्रॉपर्टी होल्ड करके रखा है तो उसे डिस्क्लोज कर दो। तो यहां पर एक ध्यान देने वाला बात यह है कि केवल और केवल सब क्लॉज ए और सब क्लॉज डी, यही दोनों क्लॉज आपका टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स पर अप्लाई करता है। ठीक है, तो अपना पहला क्लॉज हुआ समाप्त। अब आ जाइए दूसरा क्लॉज, वो किस रिगार्ड में, विथ रिगार्ड टू इन्वेंट्री।
यहां पर कितने सब क्लॉज है? 2 सब क्लॉज है। सब क्लॉज ए को मैंने 3 पॉइंट में ब्रेक कर दिया है और सब क्लॉज बी को मैंने 2 पॉइंट में ब्रेक कर दिया है। तो पहला सब क्लॉज किस रिगार्ड में? वही फिजिकल वेरिफिकेशन। तो फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए रीजनेबल इंटरवल्स में, और अगर कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी है तो क्या वो प्रॉपर्ली डेल्ट हुआ कि नहीं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लेकिन यहां पर बता दिया गया है कि मटेरियल डिस्क्रिपेंसी का क्या मतलब होता है, जब चेंज आपका 10% या फिर उससे ज्यादा हो। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा पॉइंट है यहां पे कि कवरेज एंड प्रोसीजर ऑफ सच वेरिफिकेशन बाय द मैनेजमेंट इज अप्रोप्रिएट और नॉट, ये भी ऑडिटर चेक करता है। तो सब क्लॉज ए में 3 पॉइंट थे, वो तीनों के तीनों पॉइंट मैंने बताए। अब आ जाइए सब क्लॉज बी में। सब क्लॉज बी में 2 पॉइंट है, जिसमें पहला पॉइंट है विथ रिगार्ड टू वर्किंग कैपिटल लोन। कंपनी को अगर कोई वर्किंग कैपिटल लोन इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़ सैंक्शन हुआ है, मैं फिर से यहां पर रिपीट कर देता हूं, स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि यहां पर 5 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है, नहीं, 5 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है ही नहीं। यहां पर बोल रहा है कंपनी को वर्किंग कैपिटल लोन सैंक्शन हुआ है एक्सेस ऑफ 5 करोड़। तो उस समय उसे क्या करना पड़ता है? एक पीरियोडिकली स्टॉक स्टेटमेंट बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास उसे सबमिट करना पड़ता है, और आपने जो स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट किया और आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं कर रहा है तो फिर चक्कर है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड सब क्लॉज खत्म हुआ, सेकंड क्लॉज खत्म हुआ। अब आ जाइए अपना थर्ड क्लॉज। थर्ड क्लॉज में देखिए कितने सब क्लॉज है। थर्ड क्लॉज पहले तो भैया लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट के रिगार्ड में, यहां पर कितने सब क्लॉज है? 6 सब क्लॉज है, ए बी सी डी ई एफ। अच्छा, एक और बात यहां पर ध्यान देने वाला यह है कि सब क्लॉज ए और सब क्लॉज ई जो है वो आपका एनबीएफसी कंपनीज पर नहीं लगता है, विच इंप्लाइज कि सब क्लॉज बी सी डी और एफ जो है ये आपका एनबीएफसी कंपनीज पर लगेगा। तो अब एक एक सब क्लॉज को डिस्कस करते हैं। पहला सब क्लॉज है विथ रिगार्ड टू अमाउंट। तो कंपनी ने कितना अमाउंट ऑफ लोन ग्रुप कंपनीज को दिया और अदर देन ग्रुप कंपनीज को दिया, ये पहले बताइए। दूसरा, आपने जो लोन दिया उसके टर्म्स एंड कंडीशन कहीं प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनीज तो नहीं है ना, ये चेक करना ऑडिटर को। तीसरा, रीपेमेंट शेड्यूल स्टिपुलेटेड है कि नहीं है, और पैसे आप रेगुलरली रिसीव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। चौथा सब क्लोज है विथ रिगार्ड टू अमाउंट ओवरड्यू। आपने कोई लोन दिया और अमाउंट ओवरड्यू हो गया मोर देन 90 डेज, तो आपने क्या स्टेप्स लिए टू रिकवर द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट। पांचवा सब क्लॉज है आपका विथ रिगार्ड टू अगर कोई लोन रिन्यू हुआ है, एक्सटेंड हुआ है या फिर कोई फ्रेश लोन दे दिया गया है तो आपको इंडिकेट करना है इन द फॉर्म ऑफ रुपीज एंड परसेंटेज। और आखिरी सब क्लॉज आपका किस रिगार्ड में? विथ रिगार्ड टू लोन पेबल, लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड। कंपनी ने अगर कोई भी ऐसा लोन दिया है जो कि रीपेबल ऑन डिमांड हो तो उसको इंडिकेट करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ रुपीज एंड परसेंटेज। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि कंपनी ने अगर समझ लो प्रमोटर्स को अगर यह लोन दिया है या फिर अगर कोई रिलेटिव को अगर यह लोन दिया है तो आपको इंडिकेट करना पड़ेगा ओनली इन द फॉर्म ऑफ रुपीज। ठीक है, तो यह आपका तीसरा क्लॉज हुआ समाप्त। चौथा क्लॉज भी आपका विथ रिगार्ड टू लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट ही है, जिसमें आपको यह बताया गया है कि व्हेनेवर अ कंपनी किसी भी पर्सन को लोन दे या फिर इन्वेस्ट करे इन द सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट, तो सेक्शन नंबर 185 एंड सेक्शन नंबर 186 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 का कंप्लायंस हुआ है नहीं, ये ऑडिटर को देख लेना। अब सवाल यह आता है कि सेक्शन नंबर 186 क्या, थोड़ा तो बताइए। तो मैं बता देता हूं, देखिए कि व्हेनेवर अ कंपनी लोन देता है किसी भी पर्सन को या फिर इन्वेस्टमेंट करता है इन एनी बॉडी कॉर्पोरेट, तो एक सीलिंग लिमिट होता है। वो सीलिंग लिमिट क्या है? 60% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, और 100% ऑफ फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम विच एवर इज हायर। मतलब इतना ही वो लोन या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो विद इन सीलिंग लिमिट अगर करेगा ना तो उसे केवल और केवल बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है। लेकिन अगर सीलिंग लिमिट से ज्यादा हुआ देन उसे बोर्ड रेजोल्यूशन के साथ साथ स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करना पड़ेगा। यह है आपका सेक्शन नंबर 186। अब सेक्शन नंबर 185 क्या है कि कंपनी लोन गारंटी सिक्योरिटी दे ही नहीं सकता। कंपनी लोन गारंटी सिक्योरिटी डायरेक्टर, रिलेटिव्स या डायरेक्टर ऑफ ग्रुप कंपनीज को दे ही नहीं सकता। लेकिन अगर कंपनी चाहे तो बिजनेस एंटरप्राइजेस ऑफ डायरेक्टर को लोन गारंटी सिक्योरिटी दे सकता है। कंडीशन यह है कि यहां पर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो अब तक हम लोगों ने 4 क्लॉज देख लिए। पहला क्या था? प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। दूसरा था अपना इन्वेंट्री। तीसरा था अपना लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, और चौथा भी अपना लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स ही था। ठीक है, अब आ जाइए पांचवें क्लॉज में। पांचवा क्लॉज क्या है? अपना डिपॉजिट। इसमें क्या बोला गया? देखो कि कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन ऑडिटर को यह चेक करना पड़ेगा कि क्या आरबीआई के डायरेक्टिव फॉलो हुए हैं नहीं हुए हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014 का कंप्लायंस हुआ है नहीं हुआ है, एंड सेक्शन नंबर 73 से लेकर 76 का कंप्लायंस हुआ है नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रावेंशन आप स्टेट कर दो। तो सवाल यह उठता है कि सेक्शन 73 के बारे में थोड़ा तो बताइए, सेक्शन 76 के बारे में थोड़ा बहुत तो बताइए। तो मैं बता देता हूं। देखो सेक्शन 73 ये बोलता है कि हर एक कंपनी, एवरी कंपनी
मेंबर से फिक्स डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसे कंप्लाई करना पड़ेगा विद द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014 और पास करना पड़ेगा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। सेक्शन 76 क्या बोलता है? हर एक कंपनी को हटाओ, केवल और केवल एलिजिबल कंपनी का बात होगा आपकी बात। एलिजिबल कंपनी अगर चाहे तो पब्लिक से फिक्स डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है। वो एलिजिबल कंपनी क्या होती है? जिसका नेटवर्थ जो है वो 100 करोड़ या फिर उससे ज्यादा हो और उसका टर्नओवर जो है वो 500 करोड़ या फिर उससे ज्यादा हो। तो एलिजिबल कंपनी अगर चाहे तो पब्लिक से फिक्स डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन दो कंडीशंस है। यहां पर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और आपको कंप्लाई करना पड़ेगा विद द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014। ठीक है, तो यहां पर देखिए अपना पहला पार्ट खत्म हो गया। दूसरा पार्ट यह बोलता है कि कंपनी को अगर कंपनी लॉ बोर्ड, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल या फिर कोर्ट ने अगर कोई भी ऑर्डर दिया है तो क्या उसका कंप्लायंस वो लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर अपना 5th क्लॉज भी हुआ समाप्त। तो 5 क्लॉज हम लोगों ने अभी तक रिवाइज किए हैं। पहला क्या था? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट्स। दूसरा था इन्वेंट्री। तीसरा लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। चौथा भी था लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। पांचवा क्लॉज क्या है? डिपॉजिट। मैं बैंक में गया, 2-2 हजार रुपए मैंने 5 बार डिपॉजिट किए। मेरे पास 10,000 रुपए थे, मैं एक बार गया 2,000 डिपॉजिट किया, 2 बार गया 2,000 रुपए डिपॉजिट किए, 3 बार गया 2,000 रुपए डिपॉजिट किए। इस तरीके से मैंने 5 बार 2,000 रुपए डिपॉजिट किए। तो पांचवा क्लॉज क्या हो गया अपना? डिपॉजिट। ठीक है, अब आ जाइए छठा क्लॉज। छठा क्लॉज क्या है? कॉस्ट रिकॉर्ड्स। कॉस्ट रिकॉर्ड्स के बारे में यह बात बोला गया है कि सेक्शन 148 सबसेक्शन 1 में पहले देख लो कि क्या आप एंटिटी जो हो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने की दरकार है या नहीं है। अगर है तो क्या आप मेंटेन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, यही ऑडिटर चेक करेगा। तो अपना पांचवा क्लॉज क्या था? डिपॉजिट्स। और छठा क्लॉज क्या है? मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। अब आ जाइए सातवां क्लॉज में। इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आने का संभावना बहुत ज्यादा होता है। यहां पर देखिए दो सब क्लॉज है। सब क्लॉज ए है विथ रिगार्ड टू अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज और सब क्लॉज बी जो है वो है विथ रिगार्ड टू डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज। तो पहले अपने अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज का चर्चा कर लेते हैं। बोला जाता है कि क्या कंपनी रेगुलरली अपने सारे के सारे अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज को जमा कर रही है या नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो ये वाला बात बताओ, ऐसा कोई स्टैट्यूटरी ड्यूज जिसको ड्यू हुए 6 महीना से ज्यादा हो गया है एज ऑन द बैलेंस शीट डेट, ये ऑडिटर को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो स्टैट्यूटरी ड्यूज का थोड़ा बहुत एग्जांपल दे दीजिए। तो हमने इस तरीके से लर्न किया था, एसटी, एसटी, जीएसटी, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीडी, ईडी, वैट, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, पीएफ, ईएसआई, आईटी, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयड स्टेट इंश्योरेंस, इनकम टैक्स और अदर स्टैट्यूटरी ड्यूज। तो ये हो गया आपका सब क्लॉज ए। सब क्लॉज बी है विथ रिगार्ड टू अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज, जिसमें आपको अमाउंट इन्वॉल्व बताना पड़ेगा और ये केस आपका कहां पर पेंडिंग है, दैट इज फोरम इन्वॉल्व बताना पड़ेगा। मतलब डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज के केस में आप अमाउंट बताओ, फोरम बताओ। एक बात ध्यान रख लेना कि मियर रिप्रेजेंटेशन टू द कंसर्न डिपार्टमेंट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अ डिस्प्यूट। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई एससीसी को शो कॉज नोटिस सर्व हुआ है तो उसे डिस्प्यूट नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर डिमांड नोटिस सर्व कर दिया गया है तो उसे डिस्प्यूट माना जाएगा। तो यहां पर आपका सातवां क्लॉज हुआ समाप्त। अब आ जाइए आठवां क्लॉज। आठवां क्लॉज क्या है? विथ रिगार्ड टू प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड इनकम। देखिए एज एन एसएससी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि टैक्स का चोरी करते हैं। तो अब दो ही तरीका होता है, या तो आप वॉलेंटरी सरेंडर कर दो कि जाके गवर्नमेंट को बता दिया कि हमने टैक्स की चोरी की थी, या फिर गवर्नमेंट आपको पकड़ लेगा। जो भी केस हो आपको डिस्क्लोज करना चाहिए एज अ प्रायर पीरियड आइटम। यह आपका आठवां क्लॉज हुआ समाप्त। अब आ जाइए नौवां क्लॉज में। नौवां क्लॉज क्या है? डिफॉल्टर कंपनी। क्या है? डिफॉल्टर कंपनी। यहां पर कितने सब क्लॉज आप देख पा रहे हैं? देखो 6 सब क्लॉज है, मतलब 21 क्लॉजेज में पहला क्लॉज जो किस रिगार्ड में था? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट्स। थर्ड क्लॉज लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स था और ये नौवां क्लॉज डिफॉल्टर कंपनी। यही 3 क्लॉज बड़े हैं, बाकी सारे के सारे छुटंकू पटंकू क्लॉज है। ठीक है, तो डिफॉल्टर कंपनी को चलिए अपने पढ़ना स्टार्ट करें। सबसे पहला है डिफॉल्ट। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है? डिफॉल्ट। तो अगर कंपनी ने कोई भी लोन वगैरह लिया है तो क्या उसका जिम्मेदारी बनता है कि नहीं कि वो प्रिंसिपल का रीपेमेंट करे और इंटरेस्ट का पेमेंट करे? जी हां। तो अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया है इन द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट अमाउंट, तो आपको पीरियड एंड अमाउंट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा इस फॉर्मेट में। मतलब आपको यह बात बताना पड़ेगा कि कौन सा लोन आपने लिया था, नेचर ऑफ बोरोइंग, क्या आपने शॉर्ट टर्म लोन लिया था, क्या आपने वर्किंग कैपिटल लोन लिया था, क्या आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया था, क्या आपने डिबेंचर लिया था। पहले तो आप नेचर ऑफ बोरोइंग बता दो, किससे लोन लिया था, मतलब नेम ऑफ द लेंडर। तो कौन सा लोन लिया था, किससे लोन लिया था। इसके बाद है कितना अमाउंट का आप डिफॉल्ट मारे हो, और वो जो डिफॉल्ट मारे हो प्रिंसिपल में मारे हो कि इंटरेस्ट में मारे हो। ठीक है, कितने दिन का डिफॉल्ट है, नंबर ऑफ डेज, डिले और अनपेड, और अगर कोई अदर रिमार्क्स है तो ये आप बता दो। तो ये आपका हो गया पहला क्लॉज,
पहला सब क्लॉज हो गया। दूसरा सब क्लॉज है विथ रिगार्ड टू विलफुल डिफॉल्टर। क्या कंपनी जिसका आप ऑडिट करने के लिए जा रहे हो उसके बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने आप जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हो उसे डिक्लेयर तो नहीं किया ना एज अ विलफुल डिफॉल्टर। फिर सब क्लॉज सी है विथ रिगार्ड टू एप्लीकेशन ऑफ द लोन। जिस पर्पस के लिए आपने लोन उठाया है क्या उसी पर्पस के लिए आप अप्लाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो। अगर आप किसी और पर्पस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहां पर डिस्क्लोज कर दो, और कितना अमाउंट ऑफ लोन आपने अदर पर्पस के लिए अप्लाई किया वो भी यहां पर बता दो। यह आपका तीसरा सब क्लॉज। चौथा सब क्लॉज है विथ रिगार्ड टू शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। आपने फंड्स अगर रेज किए हैं फॉर शॉर्ट टर्म और यूटिलाइज किया अगर उसे लॉन्ग टर्म में तो वो भी यहां पर आपको बताना पड़ेगा। पांचवा सब क्लॉज है विथ रिगार्ड टू लोन फॉर ग्रुप कंपनी। मगर इसका मतलब ये हो गया कि एज अ होल्डिंग कंपनी अगर आपने सब्सिडरीज एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर्स के लिए कोई लोन उठाया तो वो यहां पर बताना पड़ेगा। और आखिरी सब क्लॉज क्या बोलता है कि होल्डिंग कंपनी ने अपने लिए लोन उठाया है लेकिन गिरवी रखा है, प्लेज किया है सिक्योरिटीज ऑफ द ग्रुप कंपनी। दिक्कत नहीं है इसमें कोई, लेकिन अगर होल्डिंग कंपनी ने ऐसे लोन को डिफॉल्ट कर दिया तब यहां पर ऑडिटर को बताना पड़ेगा। तो यहां पर 6 सब क्लॉज है। पहला विथ रिगार्ड टू डिफॉल्ट इन द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट। दूसरा है आपका डिक्लेयर्ड विलफुल डिफॉल्टर। तीसरा है आपका एप्लीकेशन ऑफ लोन। चौथा है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन। पांचवा है आपका लोन फॉर ग्रुप कंपनी। और छठा है लोन बाय प्लेजिंग ग्रुप कंपनी सिक्योरिटीज। तो हम लोगों ने 9 क्लॉज अभी तक देखे हैं। पहला क्या था, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। दूसरा था इन्वेंट्री। तीसरा लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट। चौथा भी था लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट। पांचवा अपना था डिपॉजिट। छठा था मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। सातवां था स्टैट्यूटरी ड्यूज। आठवां अपना है प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड इनकम। और 9th क्लॉज है अपना डिफॉल्टर कंपनी। अब आ जाते हैं अपने 10th क्लॉज में। 10th क्लॉज क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ इश्यू प्रोसीड। देखिए यहां पर आपको कितना सब क्लॉज देख पा रहे हैं, सब क्लॉज ए सब क्लॉज बी। सब क्लॉज ए में क्या लिखा हुआ है, इनिशियल पब्लिक ऑफर फर्दर पब्लिक ऑफर। और सब क्लॉज बी में क्या लिखा हुआ है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट। देखो एक कंपनी जब शेयर इश्यू करते हैं तो उसका काफी सारे तरीके होते हैं। पहला होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर फर्दर पब्लिक ऑफर जो कि सब क्लॉज ए में डिस्कस किया जाएगा। और दूसरा होता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट जिसको सब क्लॉज बी में डिस्कस किया जा रहा है। तो क्या बोला जा रहा है ये देखते हैं कि कंपनी ने अगर आईपीओ एफपीओ किया, वो ऑब्वियसली किसी को भी किया जा सकता है, और वहां से अगर कोई पैसे रेज हुए, कंपनी ने आईपीओ एफपीओ किया जो कि किसी को भी किया जा सकता है, एनी पर्सन को किया जा सकता है, और वहां से अगर कंपनी के पास कोई पैसे आए तो उन पैसों को आप उसी पर्पस में अप्लाई करना जो आपने प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया था। अगर आपने ऐसा किया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको 3 चीजें बतानी पड़ेगी, डिले, डिफॉल्ट एंड सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन। यह आपका हो गया सब क्लॉज ए। अब है सब क्लॉज बी जो किस रिगार्ड में है कि कंपनी ने अब की बार आईपीओ एफपीओ नहीं किया है, कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट या फिर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया है जो केवल और केवल कुछ चुनिंदा इन्वेस्टर्स को ही किया जा सकता है, सिलेक्टेड इनवाइटीज को ही किया जा सकता है। अब वहां से कंपनी के पास अगर कोई पैसे आए हैं तो उन पैसों को भी आपको उसी पर्पस में अप्लाई करना पड़ेगा जो आपने मेंशन किया था। अगर अप्लाई किया तो ठीक है, लेकिन अगर अप्लाई नहीं किया तो यहां पर आपको नेचर और अमाउंट बताना पड़ेगा। प्लस एक और बात यहां पे ध्यान रखना है कि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जो है वो सेक्शन नंबर 62 है, और प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में अगर आपको डिटेल में समझना है तो वो है सेक्शन नंबर 42 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो ऑडिटर का यह भी जिम्मेदारी बनता है कि क्या सेक्शन नंबर 42 एंड सेक्शन नंबर 62 का कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ है। तो सवाल यह आता है, व्हाट आर द लीगल कंप्लायंसेस अंडर सेक्शन 42 एंड अंडर सेक्शन 62। तो बोला जाता है कि पहले तो आप देख लो कि क्या स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया गया है कि नहीं किया गया है। मैक्सिमम 200 इन्वेस्टर्स को ही रिक्वेस्ट भेजा जा सकता है। और तीसरा, आप जो सिक्योरिटीज दे रहे हो सिलेक्टेड इनवाइटीज को, तो अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो उसका भी वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो उन सिक्योरिटीज का भी वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा। अनलिस्टेड कंपनी के केस में रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यूएशन करवा दो, और लिस्टेड कंपनी के केस में आप सेबी का फॉर्मूला यूज कर लो। यह है आपका 10th क्लॉज। अब आ जाते हैं अपने 11th क्लॉज में। 11th क्लॉज किस रिगार्ड में, विथ रिगार्ड टू फ्रॉड। यहां पर आप देख पा रहे हैं 3 सब क्लॉज है। सब क्लॉज ए में भी फ्रॉड के बारे में चर्चा किया जा रहा है, सब क्लॉज बी में 143 सबसेक्शन 12 के बारे में बोला जा रहा है, और सब क्लॉज सी जो है वो है विथ रिगार्ड टू विसल ब्लोअर कंप्लेंट। तो पहला सब क्लॉज में देखिए क्या लिखा हुआ है कि क्या कोई भी फ्रॉड जो ऑडिटर ऑडिट करने के लिए गया है वो क्या देख रहा है कि वेदर एनी फ्रॉड बाय द कंपनी और ऑन द कंपनी। मतलब क्या हो गया कि क्या कोई भी फ्रॉड कंपनी ने किसी के साथ किया है या फिर कंपनी के साथ हुआ है। बाय द कंपनी मतलब क्या हो गया, कंपनी ने किसी के साथ फ्रॉड किया। ऑन द कंपनी कह लो, अगेंस्ट द कंपनी कह लो, मतलब एक ही बात होता है। ऑन द कंपनी का मतलब हो गया कंपनी के साथ फ्रॉड हुआ है। अगर ऐसा कोई केस है तो आप क्या करो, नेचर और अमाउंट इन्वॉल्व बता दो। अब सब क्लॉज बी में देखो क्या लिखा हुआ है, 143 सबसेक्शन 12। अब जब 143 सबसेक्शन 12 में आते हैं ना, तो यहां पर 2 केस कवर्ड नहीं है।
जैसे सब क्लॉज ए में ये है आपका केस नंबर 1, ये है आपका केस नंबर 2। लेकिन जब अपने 143 सबसेक्शन 12 में आते हैं तो वहां पर केवल और केवल ऑन द कंपनी कवर्ड है, बाय द कंपनी कवर्ड ही नहीं है। तो ये कंपैरिजन आपको पता रहना चाहिए। देखिए मैंने इस तरीके से सुंदर से एक बना दिया है कि 143 सबसेक्शन 12 में केवल और केवल अगेंस्ट द कंपनी दैट टू बाय ऑफिसर और एम्प्लॉय है, लेकिन क्लॉज नंबर 11 का जो सब क्लॉज ए है वहां पर बाय द कंपनी और ऑन द कंपनी कवर्ड है। ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है इन दोनों सब क्लॉज में, सब क्लॉज ए और सब क्लॉज बी में? देखिए कि जब अपने कारों का बात करते हैं तो वहां पर फ्रॉड किसी ने भी ऑब्जर्व किया हो चलेगा। कहने का मतलब ये हो गया कि 11th क्लॉज का जो अपने सब क्लॉज ए पढ़ रहे हैं वहां पर फ्रॉड किसी ने भी डिस्कवर किया हो चलेगा। लेकिन 143 सबसेक्शन 12 में कैटेगोरिकली ये चीज मेंशन्ड है कि केवल और केवल स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने ही फ्रॉड ऑब्जर्व किया हो। इस पर एक सवाल है बहुत जबरदस्त, मैंने करवाया था क्लास में, ठीक है। तो सब क्लॉज ए खत्म, सब क्लॉज बी खत्म। अब आ जाइए सब क्लॉज सी। ये किस रिगार्ड में? विसल ब्लोवर कंप्लेंट। विसल ब्लोवर होता क्या है? आप लोगों ने अगर स्कैम 1992 देखा होगा तो उसमें एसबीआई का एक एम्प्लॉय सुचिता दलाल के पास जाता है और वो बोलता है कि एसबीआई में कुछ ना कुछ बहुत गड़बड़ है, 500 करोड़ का घोटाला हुआ है। तो ऐसे एम्प्लॉय को ही कहा जाता है विसल ब्लोवर। देखो होता यह है कि अगर कोई भी कंपनी में गड़बड़ घोटाला होता है ना, कंपनी के एम्प्लॉयज को पता होता है, ऐसा हो नहीं सकता कि पता ना हो। तो एसबीआई का वो एम्प्लॉय किसके पास गया? सुचिता दलाल के पास, और जाके बोला कि एसबीआई में बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है। अब मैं बोल रहा हूं वो जो एम्प्लॉय था ना वो बेवकूफी किया, उसे न्यूज रिपोर्टर को जाके नहीं बोलना चाहिए था। उसे क्या करना चाहिए था? चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमिटी को बोलना चाहिए था। बिकॉज होता यह है कि ऑडिटर और ऑडिट कमिटी के बीच में हमेशा कम्युनिकेशन चलता रहता है। तो सब क्लॉज सी उसी रिगार्ड में है कि ऑडिटर जाके ऑडिट कमिटी से पूछेगा कि क्या आपके पास कोई विसल ब्लोअर कंप्लेंट आया था क्या? अगर आया था तो ऑडिटर उसे कंसिडर कर लेगा। तो ये है आपका क्लॉज नंबर 11 जिसमें कुल मिलाकर 3 सब क्लॉज थे, हमने देखे। अब है क्लॉज नंबर 12, क्या है? निधि कंपनी। अब निधि कंपनी को अपने एक तरीका से याद किए थे 10% डिफॉल्ट। 10% डिफॉल्ट 20 क्या है? 20 टाइम्स, मतलब हो गया कि एक निधि कंपनी कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है? 20 टाइम्स नेटवर्थ। दूसरा क्या है? 10%। तो 10% ऑफ अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स का उसे लिक्विडिटी मेंटेनेंस करना पड़ेगा। और अगर डिफॉल्ट किया इन द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट तो भी यहां पर बताना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया क्लॉज नंबर 12। तो एक बार 12 के 12 क्लॉज को अपने याद करते हैं। पहला था प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट, दूसरा था इन्वेंट्री, तीसरा लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, चौथा भी था लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, पांचवा था डिपॉजिट्स, छठा क्या था अपना? छठा था अपना मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, सातवां था स्टैट्यूटरी ड्यूज, आठवां है प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड इनकम, नाइन्थ है डिफॉल्टर कंपनी, 10th क्लॉज अपना क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ इश्यू प्रोसीड्स, 11th क्लॉज है फ्रॉड, 12th क्लॉज अपना क्या हो गया? निधि कंपनी। इतना ही तो पढ़ा ना अभी तक हम लोगों ने, हाँ निधि कंपनी हो गया। अब आ जाइए 13 क्लॉज में। 13 क्लॉज क्या है? रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। इसमें क्या बोला जा रहा है? देखो कि क्या सेक्शन नंबर 177 सेक्शन नंबर 188 का कंप्लायंस हुआ है नहीं हुआ है। सेक्शन नंबर 177 में ऑडिट कमेटी से अप्रूवल ले लो। सेक्शन नंबर 188 में क्या बोला जा रहा है? बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया गया है कि नहीं इन द बोर्ड मीटिंग। और आखिरी है क्या? AS 18 के हिसाब से डिस्क्लोजर किया है नहीं किया है। और AS 18 का कॉरेस्पॉन्डिंग इंड AS क्या है? इंड AS 24। 13 के बाद आ जाइए 14 क्लॉज में जो है विथ रिगार्ड टू इंटरनल ऑडिट सिस्टम्स। अब एक बात को समझो कि किसी कंपनी का अगर इंटरनल कंट्रोल वीक रहेगा तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है, बिकॉज उसे ज्यादा से ज्यादा ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर किसी कंपनी का इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो जाएगा, बिकॉज उसे कम से कम ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना पड़ेगा। तो सवाल यह आता है इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है कि इंटरनल कंट्रोल वीक है, यह पता कैसे चलता है? तो यह पता चलता है इंटरनल ऑडिटर के रिपोर्ट से। तो इट इंप्लाइज कि इंटरनल ऑडिटर और स्टैट्यूटरी ऑडिटर का काम कनेक्टेड है। देयरफॉर स्टैट्यूटरी ऑडिटर को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आप ऐसे ऑडिट मत करना, इंटरनल ऑडिटर के रिपोर्ट को आप इवैल्यूएट कर लेना। यही यहां पे लिखा हुआ है कि वेदर द रिपोर्ट्स ऑफ द इंटरनल ऑडिटर्स फॉर द पीरियड अंडर ऑडिट वेर कंसिडर्ड बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर और नॉट। तो यहां पर अपना 14 क्लॉज हुआ समाप्त। फिर अपना 15th क्लॉज जो है विथ रिगार्ड टू बार्टर। इसमें क्या बोला जा रहा है? कंपनी अगर कोई भी एसेट एक्सचेंज करता है विद द डायरेक्टर ऑफ कंपनी या फिर पर्सन कनेक्टेड विद सच डायरेक्टर, तो यहां पर सेक्शन नंबर 192 का कंप्लायंस हुआ है कि नहीं उसे देखना पड़ेगा। और सेक्शन नंबर 192 क्या बोलता है कि क्या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ है, और दूसरा दोनों एसेट का वैल्यूएशन आपको करवाना चाहिए। तो हम लोगों ने 15 क्लॉज देख लिए। एक बार 15 का 15 क्लॉज का नाम याद करो। पहला था प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट्स, दूसरा था इन्वेंट्री, तीसरा था लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, चौथा भी था लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, पांचवा था डिपॉजिट, छठा था मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, सातवां था स्टैट्यूटरी ड्यूज, आठवां अपना था प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड इनकम, नाइन्थ अपना क्या था? नाइन्थ अपना था डिफॉल्टर कंपनी,
10th था अपना यूटिलाइजेशन ऑफ इश्यू प्रोसीड्स, 11th अपना था फ्रॉड, 12th क्लॉज अपना था निधि कंपनी, 13th था रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, 14th क्लॉज अपना था इंटरनल ऑडिट सिस्टम्स, और अपने 15वां क्लॉज देखे जो है अपना बार्टर। ठीक है, अब अपने स्टार्ट करते हैं क्लॉज नंबर 16, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। तो यहां पर देखिए हमारे पास 3 सब क्लॉज है। सब क्लॉज ए हमसे क्या कह रहा है कि क्या एनबीएफसी कंपनीज को रजिस्ट्रेशन करवाने का दरकार है क्या विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934। तो ये रजिस्ट्रेशन कब दरकार पड़ता है? इफ फाइनेंशियल एसेट्स इज मोर देन 50% ऑफ द टोटल एसेट्स एंड इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट्स इज मोर देन 50% ऑफ टोटल इनकम। तो ये हो गया विद रिगार्ड टू सब क्लॉज ए। अब देखिए देयर आर वेरी टाइप्स ऑफ एनबीएफसी कंपनीज, जैसे कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, और ये एनबीएफसी का केवल और केवल एक ही काम होता है, लोन देना, इन्वेस्टमेंट करना। तो ये जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है ये क्या करती है? ये प्राइमरी एक्टिविटी होता है इनका लोन देना, जबकि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो होती है इनका प्राइमरी एक्टिविटी होता है टू मेक इन्वेस्टमेंट। तो सब क्लॉज बी है विथ रिगार्ड टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एंड सब क्लॉज सी है विथ रिगार्ड टू कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। So whether the housing finance companies has conducted any non-banking financial or housing finance activities without a valid certificate of registration from the Reserve Bank of India under the RBI Act 1934. Sub clause C हमसे क्या कह रहा है कि whether the company is a core investment company as defined in regulations made by the Reserve Bank of India, if so, whether it continues to fulfill the criteria of CIC. And in case the company is exempted or unregistered CIC, whether it continues to fulfill such criteria. ये हो गया आपका क्लॉज नंबर 16। फिर आ जाइए क्लॉज नंबर 17 जो बोल रहा है कि अगर कंपनी कभी भी कैश लॉसेस वगैरह अगर इनकर कर रही है तो ऑडिटर का जिम्मेदारी बनता है बताए कि कितना अमाउंट ऑफ कैश लॉस है। देन आ जाइए क्लॉज नंबर 18, जब भी एक पुराना ऑडिटर रिजाइन करता है और एक नया ऑडिटर आता है तो वो नया ऑडिटर की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस पुराने ऑडिटर से पूछे या फिर उनका ऑडिट रिपोर्ट को स्टडी करे कि उसमें कोई इश्यूज थे क्या, उसमें कुछ ऑब्जेक्शंस थे क्या, या फिर उसमें कोई कंसर्न्स थे क्या। तो ये हो गया आपका क्लॉज नंबर 18। फिर आ जाइए क्लॉज नंबर 19, एक ऑडिटर अपने ऑडिट रिपोर्ट में बताता है कि क्या ये जो एंटिटी का वो ऑडिट किया है आगे जाकर इसका कोई फ्यूचर है या नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि आने वाले 2-3 साल में डूबने वाली है। तो इसका जो एनालिसिस है वो किस बेसिस में किया जाता है? तो 100% कुछ ना कुछ फाइनेंशियल रेशियोज का कैलकुलेशन होता होगा, फिर डेटर्स का एजिंग शेड्यूल देखा जाता होगा, फिर यह भी समझा जाता होगा कि कंपनी के जो भी लाइबिलिटीज हैं क्या टाइमली उनका पेमेंट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका क्लॉज नंबर 19। फिर हम लोग पढ़े क्लॉज नंबर 20 जो है विथ रिगार्ड टू अनस्पेंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए ये लॉ से कनेक्टेड है जिसमें बोला जाता है कि कोई भी एलिजिबल कंपनी वो कंपनी होती है जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है और नेट प्रॉफिट 500 करोड़ से ज्यादा है इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। सो एलिजिबल कंपनीज को पिछले 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% सीएसआर में स्पेंड करना होता है। अगर उन लोगों ने सीएसआर में स्पेंड कर दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर स्पेंड नहीं किया तो यहां पर 2 केसेस आ जाते हैं। सबसे पहला होता है सेक्शन नंबर 135 सबसेक्शन 5 जिसमें बोला हुआ है कि इफ अनस्पेंड सीएसआर डू नॉट रिलेट टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट मतलब लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, तो आपको ये ट्रांसफर करना पड़ेगा अमाउंट को विद इन 6 मंथ्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड टू शेड्यूल 7 फंड। लेकिन 135(6) क्या कहता है कि अगर अनस्पेंड सीएसआर का अमाउंट रिलेट्स टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट तो आपको अनस्पेंड अमाउंट ऑफ सीएसआर आपको डालना पड़ेगा एस्क्रो अकाउंट में। तो ये आपका क्लॉज नंबर 20। अब हम लोग आखिरी क्लॉज पढ़ने जा रहे हैं जिसमें क्या बोला जा रहा है, देखिए कि वेदर देयर हैव बीन एनी क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क बाय द रेस्पेक्टिव सब्सिडरीज इन द कारो रिपोर्ट्स ऑफ द कंपनीज इंक्लूडेड इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर ऐसा है तो फिर आपको डिटेल देना पड़ेगा उन कंपनीज का, पैराग्राफ नंबर भी बताना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर हम लोगों ने पूरा का पूरा कारो का डिस्कशन कर लिया है, ठीक है।